Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss about the scintillation detector. In all previous lectures we discussed all the detector which is included in the whole syllabus of nuclear 1 provided by the university GC University Faisalabad. So it is our last detector. After this detector we will start the accelerator. तो जिस तरह के हम पिछले प्रीवियस जितने भी डिटेक्टर पढ़े हैं, मोस्टली डिटेक्टर्स में से हमने यही बात की है कि जैसे ही रेडिएशंस इंटर होती हैं, मटेरियल ये वो मटेरियल है जो कि हम डिटेक्टर में यूज़ करते हैं। सम टाइम हमने गैस यूज़ की है, सम टाइम हमने लिक्विड की बात की है और सम टाइम हमने कोई सेमीकंडक्टर की बात की है। बेसिकली इसमें होता यही है कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशंस की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और अपने शेल्स को छोड़कर नेक्स्ट शेल की तरफ मूव करते हैं। यानी कि ये सम टाइम तो एटम से बाहर निकल जाते हैं, सम टाइम अपने शेल्स से नेक्स्ट शेल की तरफ मूव कर जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को बाय यूजिंग आ करंट कर्व। करंट कर्व के ज़रिए हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। इस डिटेक्टर में भी ऐसे ही होगा, लेकिन इस डिटेक्टर में थोड़ा सा फिनोमेना है, वो सेपरेट है। यहाँ पर मेरे पास इसकी फ़िगर है, तो फिगर में हम ये चीज़ें देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई मटेरियल है। अब देखें कि यहाँ पर मटेरियल मुख्तलिफ़ रेडिएशंस के लिए मुख्तलिफ होगा। ये ख़ास इस डिटेक्टर में ऐसे होना है। इसके बाद यहाँ पर हम फ़ोटो कैथोड यूज़ करते हैं। फ़ोटो कैथोड के बारे में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक तक पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ डाइनोड अटैच किए हुए हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोड ही हैं, लेकिन ये कर्व की फॉर्म में है। इनका क्या रोल होगा? यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, इसका क्या रोल है? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। बेसिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। पहले सबसे ये चीज़ समझते हैं कि ये फिनोमेना कैसे होता है। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ड्रा करते हैं स्टेट्स। फॉर एग्जांपल कि आई हैव E1 एनर्जी स्टेट, E2 एनर्जी स्टेट्स एंड E3 एनर्जी स्टेट विच इज़ प्रेजेंट इन एन atomic structure. For example, here was 10 electron are present. यहाँ पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। We provide energy by the radiation source to these electrons and these electrons moves towards the excited state E3 state. 3 electrons move. Then they stay here for 10 raised power minus 8 seconds. Then they will come down and release the energy photons. Energy photon will be equal to h nu, and this energy will be equal to the difference between E3 minus E1 if electron come back to E1 state. But if these electrons come back to E2 state, then this energy difference will be equal to the difference of E3 state to E2 state. बट दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर, ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमने इसको प्रोवाइड की हुई है E1 स्टेट से E3 स्टेट तक पहुँचने के लिए। उस वक्त भी ये इसके इक्वल थी। जब ये वापस आए, इन्होंने एनर्जी का फोटोन मिट किया और जो फोटोन यहाँ से इन्होंने मिट किया है वो हमारे पास क्या है, वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। अब ये तो होगी एनर्जी स्टेट्स की बात, लेकिन यहाँ पर जो हम सिंटिलेशन डिटेक्टर में मटेरियल यूज़ करेंगे, उस मटेरियल की ये खासियत होगी कि उस जैसे ही रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल कि ये एक मटेरियल है, यहाँ से रेडिएशंस इस डिटेक्टर के ऊपर आकर पड़ती हैं इस मटेरियल के अंदर जो कि यहाँ पर हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि हम रख देते हैं यहाँ पर ZNI। यहाँ पर हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं ZNI यूज़ करेंगे। इसके अलावा NaI, कुछ इस तरह के मटेरियल्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ़ रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए हम मुख्तलिफ़ मटेरियल यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर जैसे ही रेडिएशंस आएंगी जिनकी एनर्जी हमारे पास ई होगी, ये एनर्जी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ही ये एनर्जी वाले फोटोन यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर मौजूद एटम्स या मालिक्यूल इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी के ज़ेरे असर अपने शेल को छोड़कर, यानी कि वैलेंस बैंड को छोड़कर ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। किस बैंड में? कंडक्शन बैंड में ये चले जाते हैं। अब ज़ाहिर है कंडक्शन बैंड में जब ये पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से ये दोबारा फिर वापस आएंगे। जब ये दोबारा वापस आएंगे तो ये एनर्जी की फोटोन एमिट करेंगे, यानी कि एक स्टेट हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं तो ये एनर्जी के फोटोन एमिट करेंगे विच इज़ इक्वल टू एच न्यू। अब ये वाले फोटोन क्या होंगे? ये लाइट की फॉर्म में होंगे और ये वाले फोटोन आकर फोटो कैथोड के ऊपर जमा होंगे। फोटो कैथोड का ये वर्क होगा कि ये एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगी। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, ये कैप्चर कर लिए जाएंगे एट द एनोड विच वी आर यूजिंग एंड नोन एज डायनोड। ये डायनोड के ऊपर हम इनको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसके बाद ये वहाँ पर आयोनाइजेशन करेंगे और आयोनाइजेशन के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो नेक्स्ट डायनोड की तरफ जाएंगे, फिर नेक्स्ट और इस तरह ये करंट पल्स बना देंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है। तो प्रिंसिपल में हमने ये बात कही है कि जैसे ही रेडिएशंस इस मटेरियल के अंदर इंटर होती हैं तो ये मटेरियल क्या करता है, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं इन रेडिएशंस की, और उसके बाद वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के ऊपर। कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर वापस आते हैं वैलेंस बैंड के ऊपर। जब ये हायर एनर्जी वाले बैंड से वापस आते हैं लोअर एनर्जी वाले बैंड की तरफ तो ये लाइट के फोटोन एमिट करते हैं। वो लाइट के फोटोन किस फॉर्म में होते हैं? वो हमारे पास E इज़ इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्वांटा की फॉर्म में होते हैं। तो ये फोटोन क्या किया जाता है, बाद में इनको बाद में कैप्चर किया जाता है। अब कैप्चर कहाँ पे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो चीज़ें, एक तो सिंटिलेशन मटेरियल होता है और दूसरा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये कौन कौन सी चीज़ें ये चेक करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पर हमने मटेरियल अटैच किया। ये मटेरियल मुख्तलिफ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल के सीजियम आयोडाइड हो सकता है। ये डिटेक्ट किस चीज़ को करेगा? अल्फ़ा और प्रोटॉन को डिटेक्ट करेगा। सोडियम आयोडाइड है तो ये डिटेक्ट करेगा गैमा और बीटा रेडिएशंस को। और यहाँ पर हमने ये मटेरियल इसके नीचे हमने यूज़ किया हुआ है फोटो कैथोड। फोटो कैथोड क्या काम करता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है कि जैसे लाइट के फोटोन पहले इसके ऊपर पड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देता। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इसके सेकंड पोर्शन में इंटर होते हैं। सेकंड पोर्शन इसका ये है जिसमें हमने डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं एनोड। ये कर्व की मानद है, इनको हम डायनोड कहते हैं। हर एक के ऊपर अलग पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्सेलरेट करते हैं, फिर इधर से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे, तीसरे के उससे चौथे और ये फिर छठे की तरफ आ जाते हैं। फिर यहाँ से हर एक के साथ यहाँ पर हमने सर्किट को अटैच किया हुआ है। हर एक में सर्किट अटैचमेंट है सर्किट की। तो यहाँ पर फिर हम करंट की पल्स को जनरेट करके उसके ज़रिए एनर्जी और इसकी इंटेंसिटी को हासिल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिंटिलेशन डिटेक्टर। तो सिंटिलेशन डिटेक्टर की वर्किंग में हमने ये बात करनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल व्हेन इंटर इनटू द मटेरियल, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल फॉर एग्जांपल अल्फ़ा की बात कर लें या बीटा की बात कर लें या फिर गैमा की बात कर लें, जैसे ये रेडिएशन मटेरियल में इंटर होती हैं तो मटेरियल में इंटर होने के बाद ये क्या करती हैं, ये जो एनर्जी इनकी होती है अल्फ़ा रेडिएशन की, वो डिटेक्टर के अंदर जो मटेरियल है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके अंदर जो हमारे पास उसका जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। जब हायर स्टेट पे ये पहुंचते हैं तो हायर स्टेट से ये दोबारा फिर डाउन स्टेट पे आ जाते हैं, यानी कि ये वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। जब ये वैलेंस बैंड की तरफ आते हैं तो हमें पता है कि जैसे ही अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी तब एमिट करते हैं जब या तो ये अपनी स्टेट हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आते हैं। पहले इन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, बाद में इन्होंने क्या किया कि एनर्जी को एमिट करना। अब ये जो एनर्जी एमिट होगी ये एनर्जी के लाइट के फोटोन की सूरत में एमिट होगी। अब ये वाली जो ये फोटॉन्स होंगे ये डिटेक्ट कर लिए जाएंगे फोटो
कैथोड के ऊपर, ये वाला जो फोटो कैथोड यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ से फिर इनको हम डिटेक्ट कर लेंगे। इसका फिनोमेना क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पहले हम मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल हम यहाँ पे कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म का मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सोडियम आयोडाइड या सीजियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, ये मुख्तलिफ़ मटेरियल हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सीजियम आयोडाइड किस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, अल्फ़ा रेडिएशन को डिटेक्ट करेंगे और प्रोटॉन को डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा सोडियम अल्फ़ा गैमा और बीटा को डिटेक्ट करेंगे। इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या फिर हमारे पास न्यूट्रॉन वगैरह, तो उनकी डिटेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ मटीरियल हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस आगे की तरफ। आगे क्या है, पहले हमने ये कहा है कि यहाँ पर मटेरियल के अंदर फोटोन, लाइट के फोटोन पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा होते हैं कि जैसे ये रेडिएशन से मटेरियल के ऊपर आकर फॉल करती हैं, ये अपनी एनर्जी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल के एटम्स के वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड से क्या होगा, जब वो कंडक्शन बैंड से वापस दोबारा फिर आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। अब ये जो एनर्जी इन्होंने लूज़ करनी है वो फोटोन की मानद होगी, फोटोन की सूरत में मिट हो जाएगी और ये वाले फ़ोटोन क्या होंगे, ये लाइट के फ़ोटोन होंगे। अब यहाँ तक हमने ये कह दिया कि लाइट के फ़ोटोन यहाँ से एमिट हो गए, यहाँ से लाइट के फ़ोटोन एमिट हो गए। अब आगे हमने यूज़ किया हुआ है ये फ़ोटो कैथोड। इसका क्या रोल है, पहले ये समझते हैं। फ़ोटो कैथोड का रोल हमारे पास यही है कि फ़ोटो कैथोड के ऊपर जब रोशनी के फ़ोटोन पड़ेंगे तो ये रोशनी के फ़ोटोन के ज़ेरे असर ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी। जिस तरह वो हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये कहा था कि जैसे ही मटेरियल के ऊपर, सेल के फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर रोशनी पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते। तो इसी तरह यहाँ पर जो हम कैथोड के तौर पर इसे फ़ोटो मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एनर्जी के फ़ोटोन लेगा और उसके बाद ये एमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो यहाँ पर मौजूद एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने कुछ कर्व की मानंद एक प्लेटें अटैच की हुई हैं ये एनोड, लेकिन इसको हम डाइनोड का नाम देंगे। क्यों डाइनोड का नाम दिया, क्योंकि ये एक कर्व की मानद है। ये टोटल हमने 6 यूज़ किए हुए हैं और हर एक के ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं है। यहाँ पर 100 पोटेंशियल है, यहाँ पे 200, 300, 4, 5 एंड 600 पोटेंशियल, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये कैप्चर कर लिए जाएंगे किसकी तरफ, इस एनोड की, डाइनोड की तरफ कैप्चर कर लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 100 है। अब यहाँ पर जो फिनोमेना होगा पहले वो समझते हैं। यहाँ पर फिनोमेना जो होगा वो हमारे पास आयोनाइजेशन का फिनोमेना होगा, यानी कि यहाँ से फिर जो हमारे पास, ये भी हमने स्लाइड पढ़ ली, ये पेज भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा इस पेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो मल्टीप्लायर, ये फ़ोटो मल्टीप्लायर के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे ही यहाँ पे फोटोन एमिट होता है, फोटोन इस कैथोड के ऊपर कैप्चर कर लिया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल के अंदर से क्या करते हैं, यहाँ से फिर सेकेंडरी आयोनाइजेशन करते हैं। सेकेंडरी यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल के 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये मे बी ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल की तरफ भेज दिए जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इस डाइनोड के ऊपर आकर फॉल करेंगे। अब यहाँ से अगर 4 आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर टकराने के बाद मे बी यहाँ से 8 निकल आए, मे बी 10 निकल आए, तो यही इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेंगे इस 400 पोटेंशियल वाले की तरफ, ये एक्सेलरेट कर जाएंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मकसद ही ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेट करवाना है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट करके यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से आएंगे और फिर इसके बाद इनकी डिटेक्शन होती जाएगी। ये देखें, ये आगे सर्किट के साथ अटैच है, ये पूरी की पूरी एनोड जो है ना, ये सर्किट के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ से फिर ये वाला आ गया और फिर ये वाला एनोड, और फिर इसी तरह ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है जिसके साथ इन्होंने अटैच होना है। अब इस एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसकी पल्स जनरेट करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे। अब देखें कि अगर
हमारे पास ज़्यादा एनर्जी के फोटोन यहाँ तक पहुँच रहे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है वो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर कम एनर्जी वाले तो कम एनर्जी यहाँ से निकलेगी। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत ही बड़ा क्लाउड जमा हो जाएगा। ये वाला क्लाउड क्या करवाएगा, आगे करंट की पल्स को जनरेट करेगा। अब ये करंट की पल्स ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये वाला क्लाउड, ये क्लाउड डिपेंड करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन तो प्रीवियस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ये फोटोन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। यहाँ से जो फोटोन निकले थे, ये फोटोन कहाँ से आए थे, ये फोटोन इस मटीरियल से निकले थे। लेकिन ये वाले फोटोन भी आगे डिपेंड कर रहे हैं जो रेडिएशंस आ रही हैं। अगर ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं, ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस आ रही हैं, तो फिर यहाँ से ज़्यादा फोटोन मिट होंगे। ये ज़्यादा फोटोन क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो फिर ज़ाहिर है एनोड से भी फिर ज़्यादा चार्जेस निकलेंगे और इनकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। जब एक्सेलरेट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ से फिर एक बड़ा क्लाउड जमा हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बड़ा क्लाउड जमा होता है तो फिर यहाँ पर हमें एक बड़ी कर्व मिलेगी, बड़ी एक पल्स मिलेगी। तो ये डायरेक्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस होगी कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे करंट की पल्स होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी वाले फोटॉन्स इंटर हो रहे होंगे। अगर छोटी कर्व है तो ज़ाहिर है फिर यहाँ पर जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन हैं, वो भी कम एनर्जी की होंगी। तो इस डिटेक्टर में हमने ये चीज़ें डिटेक्ट करना होती हैं। सो और कौन कौन सी चीज़ें वो हम देखते हैं इस डिटेक्टर में। By striking at the every dynode, the clouds of the electrons is formed. Due to this cloud, the high current pulse is generated, so that can be detected by the external electronic circuit. So current pulse is depends upon the primary number of photoelectrons, and these photoelectrons depends upon the light photon, and these light photon depends upon the incident radiation। जहाँ पर हमने एक प्राइमरी का जिक्र पढ़ा है, प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज़ें समझते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स का हमने उन चीज़ों का नाम दिया जो कि यहाँ से निकले थे। ये जब फोटो कैथोड के ऊपर यहाँ से पीछे से आकर फोटोन्स पड़े थे और इसने इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक कौन सा था वो ला जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं दैट इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रॉन इस डाइनोड इन कर्व टाइप वाले इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं वो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आगे देखें कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो कन्फाइनली हम ये कहते हैं कि करंट पल्स डिपेंड अपॉन टू द इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज़्यादा एनर्जी की इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी होगी, उतने ही ज़्यादा हमारे पास करंट की पल्स बड़ी होगी। सो बाय दिस डिटेक्टर वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड आल्सो इंटेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन। सो दिस डिटेक्टर इज यूज फॉर दिस पर्पसेस। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस डिटेक्टर के ज़रिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।